नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे मोहित मोटिवेटेड एक्झाम चॅनल। आज आपण बघणार आहोत CTET म्हणजेच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 साली घेण्यात आलेल्या पेपर 1 म्हणजेच मुख्य परीक्षा पुस्तिकेमधील बालमानसशास्त्र और शिक्षाशास्त्र या विभागातील प्रश्न। हा व्हिडिओ विश्लेषणात्मक व्हिडिओ असणार आहे। चला आपण सुरुवात करूया व्हिडिओला। पार्ट पहला, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। पर्याय है अनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पर्याय है विकास के कुछ पहलू अनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। चौथा है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही उत्तर है पर्याय क्रमांक 1। विकास के पहलू अनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। पर्याय है विकास गुणात्मक चरण में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसका सटीक जवाब है पर्याय क्रमांक 3, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक क्रिया संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पर्याय है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम्यता, अनुक्रमण नीतियाँ। तो इसका सटीक जवाब होगा पर्याय क्रमांक 2, प्रतीकात्मक विचार का विकास। प्रश्न क्रमांक 4, रिकामी जगह के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों को विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्याय है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब कोई प्रयोग किया जाए। तो इसका सटीक जवाब होगा पर्याय क्रमांक 3। सटीक जवाब है पर्याय क्रमांक 3, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। पर्याय है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। सही जवाब क्या है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो इसका सटीक जवाब होगा पर्याय क्रमांक 4, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पर्याय है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, मैथमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो इसका सटीक उत्तर है पर्याय क्रमांक 1, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताया जाता है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। कथन दिए हैं स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिनिधित्व करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। तो इसका सटीक जवाब है पर्याय क्रमांक 3, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। प्रश्न क्रमांक 8, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। पर्याय दिए हैं उन्हें सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता का और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण
प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उसका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। इसका सटीक जवाब है पर्याय क्रमांक 1। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। प्रश्न क्रमांक 9। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। पर्याय है उच्च चरण को यह अधिकतम विकास संभव है। वह विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने की बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो इसका सटीक उत्तर है पर्याय क्रमांक 3। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है? पर्याय है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। मैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों की समायोजन होता है। मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी और भूमिकाओं का पालन करता है। तो इसका सटीक उत्तर है पर्याय क्रमांक 2। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों को समायोजन होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे।